कहते हैं कि बारिश की बूंदों में ख्वाब भीग जाते हैं पर मेहनत के पन्ने कभी नहीं गलते। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 21 जून के करंट अफेयर को। आइए शुरू करते हैं आज के पहली खबर को, जहां पर रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी में फाल्कन 2000 का भारत में निर्माण करेगी। उम्मीद है कि पहली डिलीवरी 2028 में अपेक्षित है। साझेदारी की उद्देश्य को देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगी। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। फाल्कन 2000 विमान एक प्रसिद्ध बिजनेस जेट है जो अपनी उन्नत तकनीक और उच्च प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। विमान का उपयोग कॉरपोरेटिव यात्रा और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगर इसके निर्माण स्थल की बात करें तो निर्माण सुविधा महाराष्ट्र के नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL संयंत्र में होगी। DRAL पहले से ही भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों के हिस्सों का निर्माण कर रही है। यह भारत में उन्नत विमान निर्माण क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही नई नौकरियों का सृजन और तकनीकी कौशल का विकास होगा। डसॉल्ट ने भारतीय बाजार में अपने निवेश को बढ़ाया है। यह सहयोग दोनों देशों के बीच रक्षा और एरोस्पेस के संबंध को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि आपके एग्जाम के लिए यह मेक इन इंडिया पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और इंडो फ्रेंच सहयोग के साथ साथ DRAL ने पहले राफेल लड़ाकू विमानों के लिए पार्ट्स निर्माण का अनुभव प्राप्त किया, ऐसे प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपको बता दें, अब आपको राफेल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब आपको राफेल के बारे में जानना पड़ेगा। आपको बता दें कि राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका निर्माण डसॉल्ट एविएशन ने किया है। डसॉल्ट एविएशन का अगर आप हेडक्वार्टर जानेंगे तो वह फ्रांस, पेरिस में है। इसके फाउंडर का नाम था मार्सल डसॉल्ट, जिन्होंने फाउंड किया था 1929 में कि यह विमान हवाई हमले, डॉग फाइट, टोही और न्यूक्लियर स्ट्राइक जैसे विभिन्न मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसकी स्पीड है 1.8 माक। बता दें, माक एक नंबर है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। इसकी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है। वहीं विजुअल रेंज मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जैसे माइका और हैमर मिसाइलें को भी आसानी से अपने साथ ले जा सकता है। बता दें आपको कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ का अनुबंध किया था। पहला राफेल विमान सितंबर 2020 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। इससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत बढ़ा। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए भारत ने इसे डिप्लॉय किया। भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के अनिवार्य उपयोग के नियम जल्द ही अधिसूचित होंगे, ऐसा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत सरकार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST के अनिवार्य उपयोग के लिए नियमों को जल्द ही अधिसूचित करेगी। आपको बता दें कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST यह भारत का आधिकारिक समय है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास के आधार पर निर्धारित किया गया है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 5.5 घंटा समय क्षेत्र के अनुसार चलता है। अगर इसके महत्व को देखें तो समय के एकरूप उपयोग को सुनिश्चित करना है, आधिकारिक कार्यों और संचार के लिए सही समय का पालन करना, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य गतिविधियों में समन्वय बैठाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है सरकारी और निजी संगठनों द्वारा IST के पालन को सुनिश्चित करना, विभिन्न समय क्षेत्रों के उपयोग से बचाना। अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर में समय की प्राकृतिक भिन्नता के कारण विरोध है। कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं भी हैं। अगर इनकी समस्याओं को समाधान से जोड़ें तो घड़ियां और डिजिटल उपकरणों को IST के साथ अनुकूलित करना होगा। समय का सही प्रचार और जागरूकता अभियान चलाना होगा। तो ये थे इससे मुख्य बातें जो आपको समझनी थी। खगोलविदों ने ब्रह्मांड के मिसिंग मैटर का पता लगाने का दावा किया है। ये खोज ब्रह्मांड की रचना और विकास को बेहतर समझाने में मदद करेगी। आइए समझते हैं मिसिंग मैटर क्या है। ब्रह्मांड के 5% हिस्सा
बैरियोनिक मैटर यानी द्रव्य से बना है। बैरियोनिक मैटर वो एटम होते हैं जो तारे, ग्रह और दूसरी दृश्य वस्तुओं को बनाते हैं। ब्रह्मांड में जितना बारियोनिक मैटर होना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा खगोलविदों को अब तक नहीं मिला था। ये मिसिंग मैटर 30 साल से एक रहस्य बना हुआ था। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये मैटर वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम यानी कि WHIM के रूप में पाया गया है, जो गैलेक्सीज के बीच बिखरी हुई गैस है। वहीं अगर इसके टेक्निक की बात करें तो क्यूसार की एक्स-रे किरणों का एनालिसिस करके यानी कि दूर से गैलेक्सीज के चमकदार और एक्टिव न्यूक्लियस से आने वाले प्रकाश का अवलोकन किया गया। ये प्रकाश WHIM से गुजरते वक्त गैस के द्वार एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे उनकी पहचान हुई। बता दें आपको कि ये गैसेज हाइड्रोजन और हीलियम के आयोनाइज्ड रूप में पाई गई। इस खोज ने लगभग 40 से 50% बैरियोनिक मैटर को दर्शाया है। स्टडी का माध्यम देखें तो नासा और अन्य स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट ने डेटा प्रदान किया। चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अब खोज के महत्व को देखें तो ब्रह्मांड की रचना और विकास को समझने के लिए ये खोज बहुत उपयोगी है। मिसिंग मैटर का पता लगाने से कैलकुलेशन और एक्यूरेट हो सकती है। ये मैटर कॉस्मिक वेव का हिस्सा है जो गैलेक्सीज को कनेक्ट करता है। WHIM की समझ ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी के असर को समझाने में मदद करेगी। ये खोज अब तक के फिजिक्स और खगोल शास्त्र के मॉडल्स को मजबूत करती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अन्य रहस्य सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक से ये सवाल पूछा जा सकता है। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक एक एनालिसिस है जो विश्व भर में सूखा यानी ड्रॉट की स्थिति और उसके प्रभाव का अंदाजा लगाता है। आपको बता दें कि क्लाइमेट चेंज, बदलते मौसम के पैटर्न और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ड्रॉट की स्थिति और गंभीर हो रही है। अगर कुछ रिपोर्ट्स के आंकड़ों को देखें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ड्रॉट की डेफिनेशन। सूखा तब होता है जब किसी क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है, जिससे जल की कमी होती है। करंट स्टेटस को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2025 तक कई क्षेत्रों में सूखा की स्थिति गंभीर होने की संभावना है। जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है वो है सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन और मेडिटरेनियन बेसिन। अब इसका कारण ज़्यादा कुछ नहीं है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन जैसे प्रक्रियाएं। वहीं एल नीना और ला नीना फिनोमेनन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चरल लॉस और वाटर स्कैरसिटी जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस कारण से आपके फूड प्राइसेस में भी राइज देखने को मिल रहा है। इस कारण से लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं, जो एक सोशल इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है लैक कर रही है। वाटर रिसोर्सेज के लिए कन्फ्लिक्ट भी आप देख सकते हैं। भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो कई राज्य पानियों के लिए आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखें तो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, वहीं बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहे हैं। रिवर और लेक्स भी सूख रहे हैं। आपको इंडिया के सिचुएशन से रूबरू कराता चलूँ, इंडिया 68% इंडिया का एरिया जो है ड्रॉट से प्रोन है। सेमी एरिड और एरिड रीजन जैसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसका प्रभाव मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बदलता मानसून पैटर्न। अब इंडिया ने इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पहले से ले रखा है, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जा सके। वहीं वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी भारत सरकार चला रही है, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके इरिगेशन की एफिशिएंसीज को। ग्लोबल एफर्ट में देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने में मदद करता है। साथ ही पेरिस एग्रीमेंट और ड्रॉट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पर लिए जा रहे हैं। आपको कंक्लूजन की ओर लेके चलूँ तो ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक हमारे लिए एक वेकअप कॉल है।
क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के कदम उठाना ज़रूरी है। सूखा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मिलकर काम करना होगा। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 रिलीज़ कर दी गई है। आइए जानते हैं इसमें इंडिया के पोजीशन के बारे में। तो इंडिया ने 71वां पोजीशन लिया है टोटल 118 कंट्रीज़ में। आपको बता दें कि इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक है, जिसके फाउंडर थे क्लास श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है कोलोंजी, स्विट्ज़रलैंड में। इसका फाउंडेशन 1971 में है, ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दें कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में इंडिया का इस साल परफॉर्मेंस खराब हो गया है, क्योंकि पिछले साल इंडिया 63rd पोजीशन पे था और इस साल टोटल 8 पोजीशन ऊपर चलकर 71वें पोजीशन पे पहुँच गया है भारत। अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो सबसे पहला है स्वीडन, दूसरा है फ़िनलैंड और तीसरा है आपको डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पे कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 मनाया गया। आपको बता दें कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाते हैं। वहीं इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। 2025 के थीम को देखें तो सॉलिडैरिटी विथ रिफ्यूजीज़, फोकस ऑन एम्पैथी प्लस एक्शन है। याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। आपको ये सारे के सारे याद नहीं करना है, आपको अपने-अपने राज्य से संबंधित बस याद करना है। लेकिन आपको हिंदी के लिए याद रखना होगा कि पार्वती तिर्की फिर उगना पोएट्री के लिए दिया गया है। आपको फिर से बता दें, हिंदी में पार्वती तिर्की को दिया गया है फिर उगना पोएट्री के लिए। वहीं इसमें टोटल 23 अवार्डीज़ को दिया गया है अलग-अलग भारतीय भाषाओं में। इसमें 50,000 कैश प्राइज़ दिया जाता है और साथ ही में कॉपर प्लेट दिया जाता है पर विनर को। तो ये थी आपको 21 जून की करंट अफ़ेयर। आशा करते हैं आपको ये सारे करंट अफ़ेयर समझ में आ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए।